हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रागिनी क्लासेज। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीके जेएस डिस्क्रिप्टिव मॉक वन। ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक से ही वीडियो बनाने को मोटिवेशन मिलता है। तो आइए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका होगा जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होंगे। किसी प्रकार के आपको ऑब्जेक्टिव नहीं दिए गए हैं। इसलिए ऑब्जेक्टिव नहीं दिए गए हैं क्योंकि आपके जो एग्जाम होंगे उनमें भी आपको किसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ठीक है। आइए हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये आपका रहा फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्या करना है कि क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको इसका आंसर आपको क्या करना है, अपने कॉपी में नोट करना है। ठीक है। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में किसी प्रकार का कोई भी आपको ऑप्शन वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है। तो इसके लिए आपको टाइम दिया गया है 10 सेकेंड का। आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है। आपको क्या करना है, इसका आंसर आपके कॉपी में नोट करना है, लिखना है। तो आपका अब टाइम समाप्त होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है। तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। तो ये हुए आपके आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है। अब ये तो आपके हो गए वर्तमान में बिहार के राज्यपाल। अब बिहार से रिलेटेड कुछ जो पोस्ट है उनके बारे में, जो पद है उनके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे में आपका क्या है, जैसे अगर हम बात करें बिहार के चीफ मिनिस्टर, तो बिहार के सीएम कौन है अभी, तो आपके हैं मिस्टर नीतीश कुमार। अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बात करें तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है, मिस्टर सम्राट चौधरी और मिस्टर विजय कुमार सिन्हा। बिहार में आपको दो आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके जो आपके बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस होंगे उसमें आपको देखने को मिलेंगे। इनमें जो भी आपको यानी क्वेश्चन कराया जा रहा है, जिस इसका डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाए, उसमें से आपको एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं आपके जो सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का जो जीके जीएस का डिस्क्रिप्टिव होगा उनमें। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसी मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपने कॉपी में नोट करना है इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप अपना इसका आंसर नोट कीजिए। सॉरी, स्टार्ट होता है। अब अपना क्वेश्चन का जो आंसर है उसको नोट कीजिए अपने कॉपी में कि क्या होगा आंसर। तो आपने नोट कर लिया होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसका जो होगा वो क्या होगा, मुक्केबाजी। तो मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है, मुक्केबाजी से। ये आपकी हुई एमसी मैरी कॉम। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे आपसे पूछा गया था मैरी कॉम किस चीज़ से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। जैसे जो यहाँ पे दिया है, जैसे मनु भाकर, मनु भाकर किस चीज़ से संबंधित है, तो आपको निशानेबाजी करते 10 मीटर जो पिस्टल होता है ना, उसमें आप पे निशानेबाजी करते हैं मनु भाकर। ये आपको 2 मेडल जीतने वाली, ठीक है, पहली प्लेयर हो गई है, पहली औरत बन गई है। ठीक है। उसके बाद नीरज चोपड़ा की बात करें तो नीरज चोपड़ा क्या करते हैं, जेवलिन थ्रो करते हैं। गीता फोगाट क्या करते हैं, पहलवानी करती है। और डी गुकेश क्या करते हैं, शतरंज करते हैं। डी गुकेश अभी क्या है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में शतरंज में आपके जीते हैं। ठीक है। तो ये आपके कुछ एक आपके इंफॉर्मेशन हो गया। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था रंगा स्वामी, रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, रंगा स्वामी कब किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और आपको इसका जो सही आंसर होगा उसको आपको क्या करना है, कॉपी में नोट करना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब चलिए, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब आपको क्या करना है, नोट कीजिए अपने कॉपी में इसका राइट आंसर क्या होगा।
आप लोगों ने अपने कॉपी में नोट कर लिया होगा इसका राइट आंसर था। इसका राइट आंसर देखते हैं सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, रंगा स्वामी किस खेल से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। अब ऐसे हैं कुछ आपके जो कप हैं, ट्रॉफी हैं, इनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए जैसे अगर आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि आगा खा कप किस चीज से रिलेटेड है, किस खेल से रिलेटेड है, तो इसका आंसर क्या होगा, हॉकी। अगर डुरंड कप के बारे में पूछा जाए तो किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से। थॉमस कप के बारे में पूछा जाए किससे रिलेटेड है, बैडमिंटन से। संतोषी ट्रॉफी के बारे में पूछा है किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से। रणजी ट्रॉफी के बारे में पूछा है किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से। और दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से। सुंदरी रामन कप किससे रिलेटेड है, बैडमिंटन से। तो ये सब आपको क्या करना है, अपने कॉपी में नोट करना है और इसको याद करना है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किस शहर में स्थित है। ये सब जो भी क्वेश्चन आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये सब क्वेश्चन आपके सिविल कोड रीडर मेंस में पूछे हुए सवाल हैं और आपके क्लर्क मेंस में भी सेम आपको इसी प्रकार के सवाल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किस शहर में स्थित है। तो इसका आंसर आपको क्या करना है, अपने कॉपी में नोट करना है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप आंसर दीजिए लोग। आप सभी लोग ने अपना आंसर लिख लिया होगा। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, हैदराबाद। आपका जो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी कहाँ पे लोकेटेड है, वो आपके हैदराबाद में है, ठीक है। और देखिए ये आपका रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद। और देखिए जिससे आपसे अगर पूछा जाए कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, ये आपका कहाँ पे है, जिसको लवासना भी बोलते हैं, जहाँ पे आपका क्या होता है, जो भी आपके आईएएस होते हैं, इन आईएएस जो होते हैं उन लोगों का क्या होता है, वहाँ पे ट्रेनिंग होता है। और जो आईपीएस होते हैं उन लोगों का ट्रेनिंग कहाँ पे होता है, आपके लाल बहादुर शास्त्री सरदार वल्लभ भाई सॉरी सरदार वल्लभ भाई पटेल में क्या होता है, जो आपके आईपीएस होते हैं वहाँ पे उनका ट्रेनिंग होता है। और लवासना में क्या होते हैं, जो आपके आईएएस होते हैं, ठीक है, उनका ट्रेनिंग कहाँ पे होता है, लवासना में होता है। लवासना के बारे में अगर पूछे कि कहाँ पे स्थित है, तो आपको आंसर क्या करना है, मसूरी में, उत्तराखंड में, ठीक है। फिर अगर आपसे ये पूछे कि बिहार जो पुलिस अकादमी है इसका जो आपका एक पुलिस होते हैं जैसे एसआई वगैरह बनते हैं, ठीक है, बीपीएससी निकालते हैं, जैसे आपका डीपी डीएसपी वगैरह बनते हैं, इन लोगों का कहाँ पे ट्रेनिंग होता है, तो ये ट्रेनिंग आपका कहाँ होता है, राजगीर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि किस भारतीय एथलीट को पहेली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। पहेली एक्सप्रेस के नाम से किस भारतीय एथलीट को जाना जाता है, ठीक है। इसका आंसर आपको क्या करना है, कॉपी में लिखना है। आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है, आप देखिए आप लोग ने अपना आंसर लिख लिया होगा। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले एक्सप्रेस से किस एथलीट को जाना जाता है, किस खिलाड़ी को जाता है ना जाता है, तो पीटी उषा को हम क्या करते हैं, पहले एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ हम यहाँ पे देख लेंगे, इनका निक नेम क्या है और उनका रियल नेम क्या है, ठीक है। जैसे अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि फ्लाइंग सिख के नाम से किन को जानते हैं, तो फ्लाइंग सिख के नाम से किन को जानते हैं, मिल्खा सिंह को। अगर पूछा जाए मैजिशियन ऑफ हॉकी किन को बोला जाता है, तो ध्यानचंद को क्या बोला जाता है, मिस्टर ध्यानचंद को आपको मैजिशियन ऑफ हॉकी बोला जाता है। और पूछा जाए सुपर मॉम किसको बोलते हैं, तो मैरी कॉम को क्या बोलते हैं, सुपर मॉम बोलते हैं। तो गोल्डन गर्ल पूछा जाए किनको बोलते हैं, तो जो पीटी उषा है उन्हें क्या बोलते हैं, गोल्डन गर्ल के नाम से जानते हैं। तो ये आपका आंसर हुआ। और देखिए ये सब जो भी आपका दिया गया है ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इन सबको आपको क्या करना है, अपने कॉपी में नोट करना है और उनको क्या करना है, याद करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार में कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इसका आपको आंसर क्या करना है, आपको अपने कॉपी में इसका आंसर लिखना है। तो आप लोग अपना आंसर लिखिए और आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है।
तो आप सभी लोग अपने आंसर लिख लिए होंगे, तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या है, सासाराम बिहार। आपका शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है, सासाराम बिहार में स्थित है। ठीक है, देखिए ये आपका शेरशाह सूरी का आपका क्या है, मकबरा है, जो आपके सासाराम बिहार में स्थित है। और देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ नाम पढ़ेंगे और उनके जो स्थल कहाँ पे है उनके बारे में। जैसे आपको से अगर पूछा जाए एग्जाम में कि महाबोधि टेम्पल कहाँ स्थित है, तो महाबोधि टेम्पल कहाँ स्थित है, बोधगया में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि केसरिया स्तूप कहाँ स्थित है, तो आपको क्या लिखना है आंसर में, पूर्वी चंपारण लिखना है। ठीक है, पूर्वी चंपारण में केसरिया में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि चोल मंदिर कहाँ स्थित है, तो चोल मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है। अगर पूछा जाए कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो आपका कहाँ पे स्थित है, वो आपके उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपका हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेजेंस, मतलब भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन के पिता किन्हें कहा जाता है। तो देखिए भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन का पिताजी कहा जाता है किनको, राजा राम मोहन राय को क्या बोलते हैं हम, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कहते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चन है, इन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन किनको बोला जाता है, तो फादर ऑफ नेशन बोला जाता है महात्मा गांधी को। फादर ऑफ नेशन किनको बोलते हैं, महात्मा गांधी को बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको बोला जाए फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को बोलते हैं। फादर इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें, फादर इकोनॉमिक्स किनको बोलते हैं, फादर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किनको बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं एडम स्मिथ को। फादर इकोनॉमिक्स किनको बोलते हैं, एडम स्मिथ को बोलते हैं। फादर ऑफ नेशन किनको बोलते हैं, महात्मा गांधी को बोलते हैं। ठीक है, और आपसे ये पूछा जाए कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किनको बोलते हैं, तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं, एम एस स्वामीनाथन को बोलते हैं। अगर बोला जाए लिख पूछा जाए आपसे एग्जाम में कि फादर ऑफ मोबाइल फोन किसको बोलते हैं, मोबाइल फोन के फादर किनको बोलते हैं, तो किनको बोलते हैं मार्टिन कूपर को। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। जो भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है सबको आपको कॉपी में नोट करना है, उनको अच्छे से याद करना है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, तो भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग अपने कॉपी में नोट कीजिए। देखिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर क्या है इसका, भारत के जो सबसे किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, ये कौन कौन सा राज्य है आपका, गुजरात। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके सिविल कोड रीडर मेंस में पूछा गया था, और फिर अगर आप एग्जाम दिए हुए सिविल कोड कलर प्री, तो प्री में भी ये आपको क्वेश्चन देखने को मिला हुआ था। ठीक है, दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि किस राज्य का तट रेखा सबसे लंबा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गुजरात। अब इससे जुड़े जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है कि भारत का जो कुल तट रेखा है कितना है, कुल तट रेखा कितना है, 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक, अगर हम बात करें कि गुजरात का तट रेखा कितना है, तो गुजरात का जो तट रेखा का बात करें तो आपका कितना है, 1600 किलोमीटर सिर्फ गुजरात का तट रेखा है। अगर ये आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि दूसरी सबसे बड़ी तट रेखा किस राज्य की है, तो दूसरी सबसे बड़ी तट रेखा किस राज्य की है, आंध्र प्रदेश की। कितना है, 975 किलोमीटर। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, गोवा है, सिर्फ 101 किलोमीटर। ठीक, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, तो इनके बारे में आपको क्या करना है, आंसर देना है। तो आप अपने क्वेश्चन में नोट कीजिए कि आपके अनुसार कौन थे। ठीक है, आपके अनुसार कौन थे, ये आपको कौन क्या याद है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा।
इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए बहुत आदमी को इसको लेके कंफ्यूजन है कि बहुत आदमी होता है कि बोलता है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गणराज्य है। अगर देखिए अगर ये पूछा जाए कि भारत के भारतीय गणराज्य है, अगर स्वतंत्र भारत का पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन है, क्योंकि स्टार्टिंग में 1947 से 48 के बीच तक ये आपके क्या किए थे, ये आपके गवर्नर रहे थे। अगर इंडियन पूछा जाए कि इंडिया के कौन ऐसे व्यक्ति थे जो आपकी आज़ादी के बाद, ठीक है, गवर्नर बने थे, तो वो आपके कौन थे? सी राजगोपालाचारी। इनका शासन कब था? 1948 से लेकर 1950 तक ये आपके क्या थे? आपके बने हुए थे, आपके गवर्नर बने हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि भारत में राज्य को संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मतलब ये आपसे पूछा गया था कि हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया। मतलब जो राज होते हैं ना, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल हेड मतलब संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, तो आप लोग यहाँ पे आप क्या कीजिए, अपने कॉपी में इसका आंसर दीजिए कि कौन क्या होगा इसका उत्तर, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका क्या होगा? गवर्नर। गवर्नर क्या होता है? किसी भी स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है वो कौन होता है? गवर्नर होता है, ठीक है। देखिए गवर्नर का अगर हम बात करें कि गवर्नर का कार्यकाल कितने होता है, तो गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का कार्यकाल होता है। और गवर्नर बनने के लिए आपका जो उम्र होना चाहिए मिनिमम आपका कितना होना है? 35 साल प्लस होना चाहिए। अगर 35 साल से कम उम्र है तो आप किसी भी स्टेट के गवर्नर नहीं बन सकते, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था कि हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसका आंसर अपने कॉपी में लिखिए और देखिए आपका आंसर सही होता है या गलत होता है। क्या ये देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या होगा? प्रस्तावना। भारतीय संविधान, हम भारत के लोग भारतीय संविधान के कहाँ पे आपको दिया गया है? आपके प्रस्तावना में दिया गया है, ठीक है। और प्रस्तावना को हम क्या बोलते हैं? भारतीय संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि भारतीय संविधान का परिचय पत्र किसको बोलते हैं, तो आपको क्या लिखना है वहाँ पे? प्रस्तावना लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जब आपका क्या होता है, लोकसभा का इलेक्शन होता है और नया नया जो आपका नवनिर्वाचित लोकसभा होता है उसका आपका अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आपको आंसर क्या करना है? अपने कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रोटेम स्पीकर। देखिए प्रोटेम स्पीकर क्या होता है कि जब आपका इलेक्शन समाप्त होता है ना, तो जो भी आपका अध्यक्ष वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनका क्या होता है, उनका जो कार्यकाल होता है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। और उनको पद से को हटा दिया जाता है। उस टाइम क्या किया जाता है? एक प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर क्या करते हैं कि जब तक अध्यक्ष मतलब यानी फिर से मतलब शपथ नहीं ले लेते हैं, उनको अध्यक्ष का शपथ दिलाते हैं। जब अध्यक्ष शपथ ले लेते हैं उनके बाद प्रोटेम स्पीकर क्या है, जो आपका पद होता है वो आपका क्या होता है? समाप्त हो जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि हाउ मेनी मेंबर इन द लोक सभा मस्ट सपोर्ट ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट बिफोर इट कैन बी एडमिटेड बाय द स्पीकर। पूछा गया था कि अगर लोकसभा में सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसद के समर्थन की आवश्यकता होती है ताकि यह अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया जा सके। तो ये क्वेश्चन फिर था, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या होगा? 50। अगर आपको क्या करना है कि अविश्वास प्रस्ताव अगर आपको
प्रस्तुत करना है और वो आपके अध्यक्ष द्वारा अगर स्वीकार किया जाना है तो उसके लिए मिनिमम आपको कितना मेंबर को सपोर्ट देना पड़ेगा। मिनिमम आपको 50 मेंबर का सपोर्ट होगा, तभी जाके आप क्या कर सकते हैं, वो जो आपका अविश्वास प्रस्ताव है उसको स्पीकर के द्वारा माना जाएगा, नहीं तो उसको अविश्वास प्रस्ताव को नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक, आइए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या था आपका? लास्ट क्वेश्चन था कि गैल्वेनीकरण में इस्पात पर किस धातु का आवरण चढ़ाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग लिखिए। इसका सही आंसर क्या होगा अपने कॉपी में नोट कीजिए। और जितने क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन के जो आपके आंसर है सबको आपको मिलाना है। मिलाने के बाद आपको देखना है कि 15 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है, और जितने क्वेश्चन सही हैं उसके हिसाब से, जितने क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा, जिंक। देखिए गैल्वेनीकरण क्या है, गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो आपका होता है लोहा वगैरह होता है, ठीक है, उस पे हम एक पड़ा चढ़ाते हैं। पड़ा चढ़ाने से क्या होता है कि जो जंग वगैरह है ना, जंग वगैरह से बचाने के लिए, जो जंग लगता है उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनीकरण का प्रक्रिया करते हैं। और उसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं, वो हम लोग क्या करते हैं, जिंक का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो 15 क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चन आपके सिविल कोड ट्रेडर मेंस में पूछे गए थे। ठीक है, और सेम इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन कहाँ पूछे जाएंगे, आपके कोड रीडर मेंस में पूछे जाएंगे। कोड रीडर बोले, सिविल कोड क्लर्क मेंस में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी प्रकार से आपको तैयारी करना है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही आपको और सारा जो आपका होगा मॉक टेस्ट आएगा। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, ठीक है, तो प्लीज़ इसको क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।